हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। ठीक, वहां आपको ये बताया गया होगा कि जब कोई कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा कार्बन जो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन अगर होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, और जिससे उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते थे। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते थे उतने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके ड्रा कर सकते हैं। ठीक, आपको ये बताया गया था। इस इफेक्ट को बेकर नाथन इफेक्ट क्यों कहते थे? क्योंकि सबसे पहले स्टडी इसको बेकर नाथन ने किया था। इसी को एक अलग से नाम से जाना जाता है, नो बॉन्ड रिजोनेंस। क्यों कहते थे? क्योंकि जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते इसमें एक बॉन्ड ऑलवेज मिसिंग होता है नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसीलिए कहा जाता है, इसे कहते थे नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक, तो आपको बताया गया था कि अगर डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन से जुड़ा अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता था। अगर कार्बोकैटायन यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला से जुड़ा जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन पे कम से कम अगर एक हाइड्रोजन होगा तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते थे। अगर फ्री रेडिकल से जुड़ा जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास भी अगर कोई कम से कम एक हाइड्रोजन होगा तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता था। ठीक, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने की कुछ कंडीशन थे। क्या था, सारी चीजें हम आपको डिटेल से स्टडी किए थे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम उसका यूज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका यूज क्या है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट यूज इसका हेडिंग लिखेंगे आप। लिखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन। पहला कार्बन 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 बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ, इसे लिखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ इन एल्कीन। यानी कि एल्कीन में अगर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड पे हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, इसमें हम आपको इस टॉपिक में पहला एप्लीकेशन यही है, यही बताएंगे। देखिए, होता क्या है कि जहां जहां हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पता था कि पाई बांडों का मूवमेंट होता था, पाई बांड शिफ्ट होते थे। यानी कि जहां डबल था वहां सिंगल हो जाता था, जहां सिंगल था वहां डबल हो जाता था। इसका यह मतलब होता था सिंगल बांड पार्शियल डबल बांड करेक्टर डेवलप करता था, जो डबल बांड था वो पार्शियल डबल बांड करेक्टर डेवलप करता था। तो कहने क्या मतलब, पाई बांड जो थे डबल बांड वाला अपनी बांड लेंथ बढ़ा लेता था, और जो सिंगल बांड वाला था उसकी साइज कम हो जाती थी। इसलिए एल्कीनों पे जो बांड लेंथ जो होती थी हमेशा चेंज हो जाती थी हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। ठीक, तो इसका ये इफेक्ट एल्कीनों में पड़ता है। चलिए यही बातों को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लिखिए लिखिए ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, conjugation, due to hyperconjugation single carbon carbon bond, single carbon carbon single carbon single carbon carbon bond acquires due to hyperconjugation carbon carbon bond of alkane acquires bond due to hyperconjugation single carbon carbon bond of alkane acquires some double bond character, some double bond, some double bond, some double bond
कैरेक्टर। हमने क्या बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। ठीक, और जो कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। वही आगे लिखे, एंड कार्बन 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 डबल बॉन्ड एक्वायर्स some single bond character, single bond कैरेक्टर। कहने का मतलब कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था डबल में कन्वर्ट होता है, जो डबल था सिंगल वाले में कन्वर्ट होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का जो डबल बॉन्ड लेंथ होता है हमेशा इथाइलिन के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा, और इथाइलिन में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं तो डबल बॉन्ड के कारण तो हाइपर कॉन्जुगेटेड वाले जो एल्कीन होगा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसमें जो था हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट लाइन से पैरा चेंज करके आप लिखेंगे, लिखिए, सो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, so due to hyperconjugation, so due to hyperconjugation, so due to hyperconjugation कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड length of substituted alkene is bond length of substituted alkene is always more than इथाइलिन। कहने का क्या मतलब, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा हमेशा इथाइलिन से बड़ा होगा। ठीक, ये बातें हमने लिखा दिया हाइपर कॉन्जुगेशन के रेस्पेक्ट में। चलिए इसका एग्जांपल करके इन सब बातों को प्रूव करके देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ आएगा। जैसे एग्जांपल में कोई हम कंपाउंड लें जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता हुआ हो, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल। ठीक, तो पहले ये बताइए ये क्या हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? ठीक, एग्जांपल को देख के आप बता सकते हैं क्या क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ठीक, अब ये बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है कि नहीं। कल के डिस्कशन में हम बताए थे अगर डबल बॉन्ड sp2 कैरेक्टर वाले से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होगा उसके पास कम से कम अगर कोई एक हाइड्रोजन होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता था। यहाँ तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी कि ओवरऑल 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग यहाँ स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो कैसे होंगे चलिए एक एक करके हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें, जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो बॉन्ड है क्या ले ले, कौन ले ले, ये
हाँ कार्बन ले ले, क्योंकि कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, है ना। या ऐसे कर सकते हैं सिंपल वे में, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहाँ, ठीक। ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएंगे, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक। तो जो H प्लस डेवलप होगा और कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चार्ज भी डेवलप होंगे, कैसे होंगे, यही चीजें आपको एक्सप्लेन करके सीखना है ना। तो देखिए जब ये कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए तो इस कार्बन से 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, उसी समय ये अनस्टेबल होके अपने बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा इसके ऊपर। तो रिजोनेटिंग जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रा होगा कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो इससे अभी भी 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, और यहाँ जो CH2 है इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज, ठीक। ये तो इस हाइड्रोजन के कारण हो गया। चलिए अब सेकंड हम इस हाइड्रोजन की बात करते हैं। उसी तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, जैसे अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से H प्लस और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब एक हाइड्रोजन के कारण इसके कारण भी बन सकता है अगला हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगली बार क्या कर दे, ये वाला अपना इसको दे देगा, जब इसको दे देगा तो यहाँ क्या डेवलप होगा, H प्लस, ठीक, और H कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड और CH2 नेगेटिव। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा हुए, है ना। इन तीनों स्ट्रक्चरों में एक चीज कॉमन क्या है, जहां पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था अब वहां डबल हो गया, जहां पहले डबल था अब वहां सिंगल हो गया। सभी स्ट्रक्चरों में एक चीज कॉमन है, इसलिए क्या होगा, बॉन्ड जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है ना। जैसे आप जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि इथाइलिन के जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है CH2 कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है कितना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो लेंथ होगा वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये मॉलिक्यूल कौन सा है, इथाइलिन, इथाइलिन, ठीक। अब वही देखो एक मॉलिक्यूल अगर ले जैसे प्रोपीन है, जैसे हमने यहाँ लिया था प्रोपीन, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग था जैसे एग्जांपल था, ठीक, क्योंकि डबल बॉन्डेड sp2 से जुड़ा अल्फा कार्बन उसके पास हाइड्रोजन जैसे, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये डबल बॉन्ड इसका चेंज हो गया था, इसका जो बॉन्ड लेंथ है अब बॉन्ड लेंथ चेंज होके कितना होगा, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ बॉन्ड लेंथ पहले 1.34 एंगस्ट्रॉम थी, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करके कितने हो गई, 1.39 एंगस्ट्रॉम। यही इफेक्ट होता है कि जो कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं तो डबल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, कार्बन कार्बन सिंगल जो पहले बॉन्ड लेंथ वो छोटी हो जाती है, ठीक। तो ये इफेक्ट था कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन का, है ना। तो चीजें थोड़ा सा और लिख लिए, कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड के लिए था तो सिंगल बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाता है, वो भी चेंज होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसे इंपॉर्टेंट टिप में लिखेंगे, इसी पॉइंट में ना, इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप, ठीक। इंपॉर्टेंट टिप में क्या लिखना है आपको, लिखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो डिक्रीजेस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो डिक्रीजेस, आल्सो
decreases carbon hydrogen bond length and carbon hydrogen bond length and carbon single bond length and carbon single bond लेंथ को भी चेंज करता है ना। कैसे करता है इसको एग्जांपल के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे इथेन की बात करते हैं, इथेन मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन की बात करें, कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है ना। वहीं अगर हम बात करें प्रोपीन की, जो ये क्या है, इथेन है, एल्केन है ना, इथेन। ठीक, अगर प्रोपीन की बात करें मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण जो कार्बन की यहाँ सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो पहले से घट जाती है। वो घट कर कितनी हो जाती है, 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि पहले जिस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था, कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़ी थी, वो उसकी वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वही कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.50 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो ये पहला इफेक्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन का। ठीक, चलिए अब कुछ और स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो चलिए अब हम स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में देख ले, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल। ठीक, ये सब की स्टेबिलिटी चेक करते हैं इस हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आप लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड पॉइंट, सेकंड एप्लीकेशन यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है ये हम अब सीखने चल रहे हैं। देखिए स्टेबिलिटी की अगर बात करें, किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज जान जाइए, एक चीज कॉमन होती है, कोई भी एटम अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं लेना चाहता, अपने आप को न्यूट्रल कंडीशन में रखने की कोशिश करता एज फार एज पॉसिबल। तो देखो कि अगर कहें हम इंडक्टिव मतलब कि हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जिस कंपाउंड पे जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा होंगे यानी कि 3 डिग्री का होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री का, फिर उसके बाद 1 डिग्री का, और से सबसे कम मेथिल का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ठीक, तो ये था स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए इन्हीं बातों को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लिखिए, लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्किल कार्बोकैटायन, एल्किल कार्बोकैटायन can be explained on the basis of hyperconjugation। हाइपरकॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं,
कि जिस कार्बोकैटायन पर जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रा कर पाएंगे, वो कार्बोकैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छी तरह जानते हैं 3 डिग्री का जो कार्बोकैटायन होगा उससे जो जुड़े अगल बगल के कार्बन होंगे, उससे जो अल्फा कार्बन होगा, उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उसकी संख्या सेकेंडरी, प्राइमरी या मेथिल के कार्बोकैटायन से ज्यादा होगी। इसका मतलब 3 डिग्री का कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा डेरिवेट स्टेबल होगा। वहीं एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ 2 डिग्री का, फिर उसके बाद 1 डिग्री का और सबसे कम मेथिल का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ठीक, तो आपने क्या लिखा है, लिखे हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एल्किल कार्बोकैटायन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी के आगे बढ़ा लीजिए, बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर of these carbocation, एक चीज जानते हैं आप लोग, कोई कंपाउंड उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है जितना उससे अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ठीक, तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल का कार्बोकैटायन। तो ये ऑर्डर आप लिख लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो लिख लीजिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर उससे कम क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर क्या होगा 1 डिग्री का कार्बोकैटायन, और सबसे कम क्या होगा मेथिल का कार्बोकैटायन, जो होगा सबसे कम स्टेबल होगा, है ना। तो चलिए इसको अगर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कौन सा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो चलिए उसको भी लिख सकते हैं मेथिल कार्बोकैटायन, है ना। तो ये डिक्रीजिंग कुछ हमने एक ऑर्डर लिख दिया। अब चलिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक, एग्जांपल देख के आपको ये बताना है कि इस एग्जांपल में किस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम, ये आपको देख के बताना है। जैसे CH3 कार्बोकैटायन, CH3 ठीक, CH3 जैसे हमने कर दिया मेथिल का कार्बोकैटायन CH3 CH2। ठीक, जैसे एक और लेते हैं ये वाला। जैसे ये कुछ कंपाउंड दे दिया गया, इसमें आपको अगर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, चले इतने में ही बताइए। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ये तो यहाँ से अब क्यों होगा, तो देखो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन से अल्फा कार्बन है, अल्फा 3 हाइड्रोजन है, यहाँ फिर 3, यहाँ 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किए जा सकते हैं इसके। और इसका देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इसकी बात करते हैं तो टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा होंगे। तो ओवरऑल बात करें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 3 डिग्री के, फिर 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री। ओवरऑल ये कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये वाला, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक,
ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, चलिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख लेते हैं हम, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे अगला एप्लीकेशन तो हम पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन के नेक्स्ट एप्लीकेशन यानी कि थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। थर्ड एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, इसकी स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। बस आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।